हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सबका स्वागत है 72nd बीपीएससी सीसीई की तैयारी में। आज हम लोग अपकमिंग बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी के ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मतलब पिछले सालों में बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था, चाहे वो बीपीएससी सीसीई वाला एग्जामिनेशन हो जिसका तुम तैयारी कर रहे हो, या फिर चाहे वो जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन हो, प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्जामिनेशन हो। अब जनरल स्टडीज तो भैया कॉमन रहता है ना, तो वो जो कॉमन टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री का, मिडाइवल हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, क्वेश्चन ना बीपीएससी वहां से पूछता है। और यही समझदारी दिखाने की तुमको जरूरत है। क्या है कि समझदारी नहीं दिखाओगे तो फिर बुक्का बन के रह जाओगे। बुक्का नहीं बनना है, समझदार बनना है। इसलिए हम आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और खाली आंसर नहीं ढूंढेंगे। हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये सीखेंगे कि एक क्वेश्चन से हमको और आगे अगले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाना कैसे है। एक क्वेश्चन का हम पूरा एनालिसिस करेंगे, खाली 1 का आंसर बी या 2 का आंसर ए नहीं करना है, बुझे। आ जाओ पहले क्वेश्चन पर फिर। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ये डॉक्यूमेंट मैं कमेंट सेक्शन में अपलोड कर दूंगा, तुम वहां से कमेंट सेक्शन से डाउनलोड कर लेना या टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। इंग्लिश में वैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा देंगे तुमको। अगर हिंदी में भी ये एक्सप्लेनेशन चाहिए तुम कमेंट करना, हिंदी में भी ट्रांसलेट करके तुमको मिल जाएगा। एकदम परेशान होने का जरूरत नहीं है, बस तुमको सिंसियर रहना है। चलो पहला क्वेश्चन देखो और डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। एक्सप्लेन करने का जिम्मेदारी मेरा, तुम बस पढ़ाई करो। पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन बोथ प्रोज एंड पोएट्री। मतलब किसको प्रोज और पोएट्री दोनों के फॉर्म में लिखा गया। यहां पे वेद के एग्जांपल है, तुमको नाम दिख रहा होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और कौन लिखा हुआ है भैया? अथर्ववेद। इधर वाला आंसर मत देखो, आंसर बाद में देखने का काम करना है, पहले समझने का काम करो। तो पूछ रहा है कि प्रोज और पोइट्री में से इनमें से कौन वेद लिखा गया है। यूजुअली ये जो वेद लिखे गए थे ना, पोएटिक फॉर्म में लिखे गए थे, है ना, छंद के फॉर्म में लिखे गए थे। गद्य लिखने का काम, प्रोज लिखने का काम, वो भी लंबा लंबा पैराग्राफ नहीं, वो बीपीएससी के मेंस में तुम लिखना, यूपीएससी मेंस में लिखते हैं छोटे छोटे कपलेट्स में, श्लोक के फॉर्म में लिखे गए थे। बट एक वेद है जिसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद, इसको ना पोएट्री और प्रोज दोनों फॉर्म में लिखा गया है। एक्चुअली में यजुर्वेद का ना हम लोग 2 गो क्लासिफिकेशन करते हैं। कौन कौन क्लासिफिकेशन? एक हम करेंगे शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा हम करेंगे कृष्ण यजुर्वेद। ये देखो यहां पे समझा भी रखे, शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल को हम यहाँ पे शुक्ला जी नहीं समझ लेना। तुम में से कुछ लोग होंगे शुक्ला जी, वो सोच लेंगे कि अच्छा शुक्ला जी वाला यजुर्वेद। शुक्ला जी वाला नहीं, शुक्ल है ये। उसी अंग्रेजी की वजह से यहाँ पे ए की वजह से शुक्ला दिख रहा है, ये शुक्ल है, शुक्ल, राइट। तो शुक्ल का मतलब क्या हो गया? व्हाइट। हालांकि यहाँ पे व्हाइट ब्लैक के चक्कर में अगेन नहीं फंसेंगे, हम ये याद रखेंगे कि शुक्ल यजुर्वेद जो है वहां पर क्या मिलेगा हमको? वहां पे हमको पोएटिक कंपोजिशन मिलेगा, पोएटिक, मंत्र के फॉर्म में, हाइम्स के फॉर्म में। और जो दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है, अब आजकल स्टार प्लस पे जो कृष्ण दिखाए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, वो एकदम फेयर एंड लवली काइंड ऑफ होते हैं। जबकि एक्चुअली में जो भगवान श्री कृष्ण थे वो तो अपनी मैया से पूछते थे ना कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाओ, और राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। कृष्ण का मतलब ही होता है जो श्याम वर्ण का है। अंग्रेज चले गए लेकिन हम लोगों को ना वो फेयर एंड लवली और व्हाइट कलर से अटैचमेंट नहीं गया। मैं कॉले वहां पे सही साबित हुआ। इसलिए भगवान कृष्ण को भी स्टार प्लस में या बाकी किसी भी चैनल में एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक व्हाइट दिखाते हैं, श्याम वर्ण के थे वो, तभी तो मां से पूछते थे। तो यहां पर कृष्ण का मतलब क्या हो गया? ब्लैक। बट कृष्ण का एक्चुअल मतलब, यहां पर हम कृष्ण यजुर्वेद का मतलब क्या याद रखेंगे कि इसको ना प्रोज फॉर्म में लिखा गया था। थोड़ा बहुत पोएटिक उसमें भी रहेगा, बट एक्चुअली में शुक्ल और कृष्ण के बीच का डेफिनेशन ऐसे याद रखना है कि शुक्ल होगा पोएटिक फॉर्म में, कृष्ण होगा प्रोज फॉर्म में। यही यजुर्वेद का था डिवीजन। और यजुर्वेद लिखा क्यों गया? तो देखो सबसे पहला वेद तो तुमको मालूम है, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में नेचुरल गॉड्स एंड गॉडेस को डेडिकेटेड मंत्र लिखे गए। सबसे ज्यादा मंत्र किसको? इंद्र जी को। फिर इंद्र भगवान के अंदर थोड़ा घमंड आ गया, लेटर वैदिक पीरियड में धीरे धीरे कम पॉपुलर हो गए। फिर दूसरा अग्नि को। अग्नि का तो आज तक रेलेवेंस है, इंसान के जन्म से लेकर हिंदुइज्म में इंसान के डेथ तक हर संस्कार में अग्नि की जरूरत पड़ती है। बाकी वरुण को, वायु को, चंद्र को, पृथ्वी को, सबको डेडिकेटेड मंत्र थे। अब ये जो मंत्र थे, इस मंत्र से रिलेटेड थोड़ा रिचुअल भी समझाना था, उसके लिए लिखा गया यजुर्वेद। मंत्र के साथ जो म्यूजिकल नोट अटैच करना था उसके लिए लिखा गया सामवेद, या उसके लिए कंपोजिशन हुआ सामवेद का। और फिर आगे जाकर जब यहां पर ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद एंड सामवेद में गुड फोर्सेस के बारे में डेडिकेटेड है,
तो एविल फोर्सेस भी होगी ना, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी होती है। फिर बीमारियां आएंगी, सूरज की गर्मी से हमको राहत मिलती है, गर्मी मिलती है, पर सूरज की गर्मी ज्यादा हो जाए ना तो सूखा पड़ जाता है। बारिश से पानी मिलता है, पर ज्यादा बारिश से बाढ़ आ जाती है। तो इन सारी विपदाओं को दूर करने के लिए फिर अथर्ववेद का फॉर्मेशन होगा, जहां पे तंत्र मंत्र के बारे में भी मेंशन किया जाएगा। तो ऐसे करके पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। आंसर भी समझ में आ गया और पूरा हमने चारों वेद के बारे में भी पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहां बोल रहा है कि करेक्टली मैच कौन नहीं है। एग्जामिनेशन में पॉजिटिव होना बहुत अच्छी बात है कि हम बी पॉजिटिव है, हमारा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है, लेकिन इतना पॉजिटिव नहीं हो जाना है कि पूछ रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड और करेक्टली मैच चूज करके आ जाओ। हर एस्पिरेंट करता है। अभी रिसेंटली यूपीएससी प्रीलिम्स खत्म हुआ है, उसमें भी जाके पूछना कई लोग किए हैं। हम तो नाम बता दे तुमको कितने एस्पिरेंट का। तो एग्जामिनेशन में एग्जाम देने के टाइम में नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्ट, इनकरेक्ट, ये ना ध्यान से पढ़ना है। यहां पर आपको नॉट करेक्टली मैच्ड का आंसर करना है। बायोग्राफी और उनके ऑथर, और कौन सी बायोग्राफी किससे रिलेटेड है वो भी मैं तुमको समझाऊंगा। चलो सबसे पहला वाला क्या है, बल्लाल चरित। ये बल्लाल चरित है, बल्लाल चरित। इसको बाल चरित ना पढ़ना बाबू, क्योंकि जो बाल चरित है ना, बाल चरित, इसको लिखने वाले, लिख लो ये तुम लोग, कॉपी एगो बनाना, नोट लिख लेना। भास नाम के प्ले राइटर ने लिखा था, बड़े दिग्गज ये प्ले राइटर हैं, कालिदास के भी गुरु माने जाते थे या कालिदास के सीनियर माने जाते थे। ज्यादा इनके बारे में मेंशन नहीं है भास के बारे में, बट बहुत दिग्गज हैं। और इन्होंने बाल चरित लिखा था, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में। और यहां पर जो है ये बल्लाल चरित है, एक राजा के बारे में है। बल्लाल सेन नाम का एक राजा था, उसकी कहानी। चरित मतलब कहानी, कंडक्ट। रामचरित मानस, राम जी का कंडक्ट जो लोगों के मन मस्तिष्क में छिप गया। बुद्ध चरित, भगवान बुद्ध का कंडक्ट, बुद्ध की बायोग्राफी। बुझ रहे हो? तो बल्लाल चरित आनंद भट्ट करेक्ट मैच है भैया, याद रखेंगे हम ये। बल्लाल चरित भी समझ में आ गया। दूसरा क्या है, बुद्ध चरित, सामने लिखा हुआ अश्वघोष, ये तो हम वैसे भी याद रखते हैं। याद रखते हैं कि नहीं? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, कहां पे हुआ था? कश्मीर में, कुंडल वन में। राजा कौन था? कनिष्क। के फॉर कनिष्क, के फॉर कश्मीर, है ना। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, कुषाण डायनेस्टी का के फॉर। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट, अश्वघोष का नाम नहीं लेना, है ना। ये वाइस प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट थे वसुमित्र। ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट है अश्वघोष, और इन्हीं की लिखी हुई बुक है बुद्ध चरित, जो को बुद्ध भगवान की बायोग्राफी मानी जाती है। बुझ रहे हो? और जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम क्या था? वसुमित्र। वसुमित्र ने भी एक बड़ी फेमस बुक लिखी है बुद्धिस्ट फिलॉसफी के ऊपर। नाम बताओगे मेरे को? कमेंट सेक्शन में नाम बताना जरा, देखें तुम लोग भी क्या पढ़ रहे हो। वसुमित्र ने जो बुक लिखी है बुद्ध भगवान के ऊपर, बुद्धिस्ट फिलॉसफी की ग्रेट बुक मानी जाती है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। तो बी भी करेक्ट मैच है भैया। सी क्या है? कुमारपाल चरित बाई संध्याकर नंदी। एक्चुअली यही रॉन्ग है। कुमारपाल चरित जो है ना, कुमारपाल चरित को लिखने का काम यहां पर देखो कौन कर रहे हैं? हेमचंद्र कर रहे हैं, एक जैन स्कॉलर थे, वो कुमारपाल चरित लिखने का काम कर रहे हैं। और ये जो कुमारपाल नाम के हमारे राजा है ना, ये राजा भी इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के हैं। इनको पाल रूलर्स बंगाल बिहार वाले नहीं कंसिडर कर लेना, ये इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में रूल कर रहे हैं। इनकी कहानी हेमचंद्र नाम के एक जैन स्कॉलर ने लिखी। तो सी वॉज द नॉट करेक्ट मैच। आंसर हमारा क्या होगा? सी। फोर्थ क्या था? हर्षचरित बाण भट्ट। ये तो आंख मूंद करके आंसर करने लायक है। हर्षचरित, हर्षवर्धन का चरित, हर्षवर्धन का बायोग्राफी, लिखने वाले कौन? बाण भट्ट, है ना। कौन सी डायनेस्टी का था हर्षवर्धन? ये कमेंट सेक्शन में ये सब चीज बताते रहो, तुम्हारा भी रिवीजन होता रहेगा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन रिगार्डेड एज द इंडियन नेपोलियन। तुम बोलोगे कि सर ये आंसर तो सबको आता है। बिल्कुल आंसर आता है बाबू, लेकिन हमको इसके बारे में ना डिटेल में पढ़ना है। पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब है कि खाली हम ये नहीं बोलेंगे कि समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन बुलाते थे। हम समुद्रगुप्त के बारे में और भी चीज जानेंगे। हम जानेंगे कि यहाँ पे चंद्रगुप्त वन जो लिखा है, ये रियल फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश का, रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। क्या है कि इसके पहले श्री गुप्त जी ने जो गुप्त डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, वो देखो ऐसे समझो, वो पहले क्या थी? मिठाई की दुकान, ऐसे समझो। आज के बाद से फाउंडर और रियल फाउंडर के बीच का कंफ्यूजन भूल जाओगे। श्री गुप्त ने जो गुप्त डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, वो थी एक छोटी सी मिठाई की या नमकीन भुजिया सेब की दुकान। और फिर चंद्रगुप्त आकर अपनी डिप्लोमेसी से, अपनी मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी से क्षत्रिय प्रिंसेस से शादी करेंगे और इस मैरिज को खूब सेलिब्रेट करेंगे। अपने क्वाइन के पीछे राजा रानी दोनों का फिगर भी रहेगा।
जिससे कि इनकी जो पूरी डायनेस्टी है ना, इनके जो बेटे हैं, फिर बाद के लोग जो आएंगे सक्सेसर्स, उनको क्षत्रिय लेजिटिमेसी मिल जाएगी। खूब सेलिब्रेट करेंगे इसको। यह कहलाए रियल फाउंडर। मतलब श्रीगुप्त जी ने शुरू की थी छोटी सी मिठाई की दुकान, इन्होंने उसको बना दिया हल्दीराम। इतना बड़ा कंपनी है हल्दीराम, मल्टीनेशनल कंपनी हो गया होगा। तो श्रीगुप्त थे मिठाई की दुकान चलाने वाले या शुरू करने वाले, और चंद्रगुप्त वन क्या हो गए, उसको हल्दीराम बनाने वाले, रियल फाउंडर। यही याद रखना, फाउंडर एंड रियल फाउंडर, याद रहेगा, राइट। तो चंद्रगुप्त वन हो गए। चंद्रगुप्त सेकंड, अब चंद्रगुप्त सेकंड जो है, इनको एक टाइटल दिया जाता है क्या, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दिल्ली में जो आयरन पिलर है वो इन्होंने ही इंस्टॉल किया रहा था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अभी लाल किला कॉम्प्लेक्स में है आयरन पिलर, लाल किला कॉम्प्लेक्स बोले, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है आयरन पिलर, है ना। कुतुब मीनार एंटर करोगे, शुरू में ही आयरन पिलर है, किनका, चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का, ठीक, बढ़िया। फिर उसके बाद रामगुप्त। अब रामगुप्त नाम रख लेने से आप राम जी की तरह महान नहीं हो जाएंगे। इनको नहीं बुलाया गया इंडियन नेपोलियन। इंडियन नेपोलियन किसको बुलाया गया है, समुद्रगुप्त को। क्योंकि समुद्रगुप्त जो है ना भैया, समुद्रगुप्त अपनी प्रशंसा लिखवाएगा अशोक के पिलर पर, प्रयाग प्रशस्ति इसको कहेंगे। जहां तुम्हारी प्रशंसा लिखी गई है वही तुम्हारा प्रशस्ति पत्र हो गया। तो पहले एक्चुअली देखो कहानी क्या थी कि एक पिलर ऐसे लगा हुआ था, ओरिजिनली किसका पिलर, अशोक का, है ना। कहां पर भैया, प्रयागराज में, इलाहाबाद में, इलाहाबाद फिर से प्रयागराज हो गया। तो यहां पर अशोक का पिलर था। अशोक इसमें किसके बारे में लिखवाएगा, अशोक लिखवाएगा धम्म के बारे में, है ना। अशोक के धम्म के बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त नाम का राजा आता है। समुद्रगुप्त बोलता है अपने कोर्ट पोए से कि ए हरिसेन बाबू, का नाम था कोर्ट पोएट का, वो भी याद रख लो, हरिसेन। हरिसेन बाबू को बोलता है, वो कोर्ट पोएट भी थे और मंत्री भी थे। उनसे बोलता है कि तुम मेरे मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में लिखो। अब यहां पे अब मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में लिखा जाएगा, और सिंस अचीवमेंट के बारे में लिखा जा रहा है इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, प्रशस्ति। प्रयाग में था, प्रयागराज में, इसलिए प्रयाग प्रशस्ति। तो इस तरह से प्रयाग प्रशस्ति, जो पहले एक्चुअली में अशोकन पिलर था जिसपे धम्म के बारे में लिखा हुआ था, उसमें खाली जगह मिला, लिख दिया ये हरिसेन समुद्रगुप्त का मिलिट्री अचीवमेंट, प्रयाग प्रशस्ति बन गया। ऐसे करके पीवाईक्यू रिवाइज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, शिवाजी रेवेन्यू पॉलिसी वॉज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कंट्रीब्यूशन है, और उससे रिलेटेड ना कई बार क्वेश्चन आए हैं, जैसे चौथ सरदेशमुखी पर। अब क्या था चौथ, चौथ क्या था, तो चौथ देखो ऐसे समझो, ऐसे समझाएंगे तुमको याद रहेगा। सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कल को नेपाल को बोले कि देखो भैया वहां पर रहना है, और ऊपर से नेपाल वो हो गया है ना, वो छोटा आदमी है, कभी कभी गुंडई भी करते रहता है। तो कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेपाल को बोले कि अगर तुमको शांति से रहना है, तुम चाहते हो कि वहां पे इंडियन आर्मी रेड ना करे, तो तुम्हारे यहाँ जितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा ना उसका 25%, एक चौथाई हमको दे देना। इसी को हम क्या बोलेंगे, चौथ। और कल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बांग्लादेश को और श्रीलंका को ये बोले, बांग्लादेश को ये बोले करे तुम तो पहले ईस्ट बंगाल थे, ईस्ट पाकिस्तान थे, ईस्ट बंगाल थे, इंडिया के पार्ट थे, तो हम वहां के सरदेश मुख हुए, हम वहां के मुखिया हुए, ये हमारा एंसेस्ट्रल राइट है। श्रीलंका को बोले कि राम जी गए थे, रावण को हरा कर आए थे, हुआ तो हमरा ना, क्योंकि राम जी तो अयोध्या के थे, इंडिया के, उत्तर प्रदेश के। तो वहां से एक्स्ट्रा 10% मांगेंगे, उसको बोलेंगे सरदेश मुखी, चौथ एंड सरदेश मुखी, याद रखना, बहुत बार पूछा गया है। अब शिवाजी के टाइम में ये चौथ एंड सरदेश मुखी तो पॉपुलर हुआ ही, साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, उन्होंने देखा कि जो जमींदारी सिस्टम चल रहा था ना, ये जमींदारी सिस्टम मुगल के टाइम में खूब पॉपुलर होगा। ये जो जमींदारी सिस्टम है, जमींदार बेचारे किसानों का खूब शोषण करते थे। कई मूवी बना है, क्या नाम था उसका, मदर इंडिया, वो भी बना, बहुत मूवी बना जमींदारों के शोषण पर। तो जमींदार जो थे वो किसानों का खूब शोषण करते थे, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जमींदारी सिस्टम हटा दिया अपने मराठा साम्राज्य वाले रीजन से, और वहां पे डायरेक्टली जो कल्टीवेटर थे, जो किसानी का काम करते थे, उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया, जिनको क्या बोला जाएगा, रैयत। रैयत मतलब डायरेक्टली आप उसको फार्मर बुला सकते हैं, आप उसको कल्टीवेटर बुला सकते हैं, आप उसको पीजेंट बुला सकते हैं, कि भैया जो किसानी करेगा वही डायरेक्ट रेवेन्यू देगा, बीच का मिडिलमैन जमींदार को थप्पड़ मार के भगा दो, मदर इंडिया की तरह, वहां तो गोली मार के भगा देते। तो वही यहां पर हो गया भाई, रैयतवाड़ी। आंसर क्या हो गया हमारा, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी। अब इसी रैयतवाड़ी को आगे जाकर ब्रिटिश भी कॉपी करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, पढ़ाऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री में। बुझ रहे हो ना, कहीं भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि सर ये वाला टॉपिक में दिक्कत हुआ, बता देंगे।
द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम वॉज। अब देखो मगध किंगडम का जो कैपिटल है, यहां पर पूछा है कि भाई पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा, वैशाली। यहां जब हम आंसर की देखेंगे तो आंसर की में ना चूज किया गया कि भाई राजगृह है। क्वेश्चन ना थोड़ा और क्लियर पूछना चाहिए था, यहां ऐसे पूछना चाहिए था द अर्लीस्ट कैपिटल ऑफ और फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध वॉज, क्योंकि फर्स्ट कैपिटल की जब हम बात करेंगे तब वो होगा राजगृह या राजगीर। अदरवाइज तो पाटलिपुत्रा भी कैपिटल था ना बाबू, जो अभी पटना है। वैशाली भी थोड़े टाइम के लिए टेम्पररली कैपिटल बना था कि नहीं। बट अर्लीस्ट कैपिटल पूछना चाहिए आंसर में। आंसर क्या होगा? राजगीर। कभी कभी क्वेश्चन पूछने में थोड़ा कंफ्यूज आ जाते हैं लोग, इट्स ओके, आंसर ढूंढना है तुमको, है ना, सुटेबल आंसर चूज करना है। तो आंसर क्या होगा? राजगीर। ये फर्स्ट कैपिटल था। कौन कौन राजा के टाइम में? जैसे बिंबिसार नाम का राजा, अजात शत्रु नाम का राजा। कौन डायनेस्टी से थे ये बाबू लोग? हरियंक डायनेस्टी से थे। हरियंक डायनेस्टी का बिंबिसार, अजात शत्रु। फिर ये हरियंक डायनेस्टी में उदयन नाम का राजा आएगा, और उदयन क्या करेगा? अपना कैपिटल कहां शिफ्ट कर लेगा? पाटलिपुत्र। हालांकि जब इसके बाद शिशुनाग आते हैं ना, शिशुनाग डायनेस्टी, तो वैशाली थोड़े टाइम के लिए, टेम्पररी पीरियड के लिए मगध का कैपिटल बनती है, टेम्पररी पीरियड के लिए। फिर चेंज होके पाटलिपुत्र बन जाएगा। पाटलिपुत्र कंटिन्यू रहेगा। अभी भी तो पाटलिपुत्र है ना। पहले नीतीश कुमार थे, अब सम्राट चौधरी जी हैं, कैपिटल तो वही है, पटना, पाटलिपुत्र, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आश्रम सिस्टम। अब सबसे पहले तो तुम बताओ कि तुम कौन से आश्रम सिस्टम में हो। तुम में से कुछ लोग ब्रह्मचर्य वाले आश्रम सिस्टम में होंगे, कुछ का शादी ब्याह बच्चा बुतरू हो गया होगा, गृहस्थ वाले में होंगे। संन्यास लेने का भी क्या ही टाइम है, वनप्रस्थ करने का। अभी एग्जाम क्लियर करोगे तब ना वनप्रस्थ और संन्यास बाद में होगा, लेने का मन करेगा तब। तो भाई हमारा जो आश्रम सिस्टम है उसकी शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बाद शादी ब्याह करोगे, बच्चा बुतरू करोगे, गृहस्थ सिस्टम। फिर जब मन उब जाएगा तो फिर झोला उठा के फकीर बन जाना, वनप्रस्थ, और फिर जाके वहां संन्यास ले लेना। हो गया आंसर। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनप्रस्थ एंड संन्यास, 4 आश्रम सिस्टम। अब कहां कहां पे इसके बारे में लिखा गया है? ये चारों तो हम तुमको बता ही दिए। कहां कहां पर इसके बारे में लिखा गया है? ब्रह्मचर्य है ना, उसके बाद फिर भाई हमारा क्या हो गया? गृहस्थ हो गया, वनप्रस्थ हो गया, संन्यास। उसके बारे में कई जगह रेफरेंस मिलता है, याद रखो। जैसे जबाला उपनिषद है, चांदोग्य उपनिषद है, मनु स्मृति है, इवन जो वैदिक टेक्स्ट होते थे धर्म सूत्राज, वहां पर भी मेंशन्ड है, विष्णु पुराण है। मतलब इन सब जगहों पर आश्रम सिस्टम के बारे में मेंशन्ड है कि भैया ये 4 गो आश्रम सिस्टम होते थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद वनप्रस्थ एंड संन्यास। मतलब पहले जब आप बुतरू हैं तब आप ब्रह्मचर्य सिस्टम में रहेंगे, आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई लिखाई करेंगे, बीपीएससी क्लियर करेंगे, यूपीएससी क्लियर करेंगे, अफसर बनेंगे। फिर उसके बाद आप शादी ब्याह करेंगे, बच्चा बुतरू करेंगे, गृहस्थ हो गया। फिर उसके बाद आपका मन उठ जाएगा, आप झोला उठा के फकीर हो जाएंगे और वहीं जाके संन्यास ले लेंगे। हो गया, ठीक है। चलिए सोर्स वो तुमको पता चल गया। अब फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैरिज आर डिस्क्राइब्ड इन स्मृति टेक्स्ट। अच्छा, स्मृति टेक्स्ट देखो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ये सब बीपीएससी का पीवाईक्यू है। श्रुति, पहले क्या होता था, जैसे अभी तुम लोग हो, अभी तुम लोग यूट्यूब पे लेक्चर देखोगे, या कुछ लोग जो क्लास में बैठकर देखते हैं, तो तुम हमारे पास आते हो टीचर के पास, और टीचर तुमको समझाते हैं, तुम सुन के अपने दिमाग में रख लेते हो। वैसे कुछ लोग ई कान से सुन के उसी कान से निकाल देते हैं आजकल, इसलिए कॉपी में लिखने का जरूरत पड़ता है, पर लिख लेना चाहिए आगे के लिए भी। पहले क्या होता था, कॉपी में लिखते थोड़ी थे। पहले तब तक आपको टीचर पढ़ाते थे जब तक कि आपके दिमाग में ना बैठ जाए, कंठस्थ ना हो जाए, कंठ में ना बैठ जाए। तो श्रुति परंपरा के अकॉर्डिंग पहले शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, वो ज्यादा बढ़िया था, फेल उल होने का डर नहीं रहता था। फिर उसके बाद स्मृति लिटरेचर डेवलप होना शुरू हुआ। ये श्रुति लिटरेचर के बाद डेवलप होगा स्मृति लिटरेचर, जो याददाश्त पर बेसिस रहेगा, और फिर अब उसको ना पुस्तक में लिखा जाएगा कि अच्छा हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया था, अब हम लिखते हैं। तो श्रुति स्मृति लिटरेचर से इस तरह से बाकी सब इंडिया का जो भी रिच टेक्स्ट है वो लिखने का काम होगा। हम आज स्मृति टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा गया है? हाउ मेनी, स्मृति टेक्स्ट का एग्जाम्पल तुम बोलोगे तो जैसे स्मृति टेक्स्ट का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल तुमको पता है कौन है? मनु स्मृति। मनु स्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्मृति टेक्स्ट, लेटर पार्ट का। और श्रुति टेक्स्ट का एग्जाम्पल कोई तुमसे पूछेगा कि बाबू बताओ श्रुति टेक्स्ट का एग्जाम्पल, तो तुम बोल सकते हैं कि सर जी जो वेदास थे ना वो श्रुति टेक्स्ट के एग्जाम्पल है। वैसे तो वेद को शुरू में लिखा भी नहीं जाएगा, वो तो गुरुकुल में बच्चे आएंगे सीखने के लिए, गुरुजी उनको सिखाएंगे, बट फिर भी ये श्रुति लिटरेचर के पार्ट माने जाते हैं, आगे लिखा जाएगा।
बाद में। स्मृति उसके भी बाद का है, जैसे मनु स्मृति। तो इसी मनु स्मृति में और बाकी स्मृति लिटरेचर में 8 गो टाइप के मैरिज के बारे में मेंशन है। 8 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ मैरिज। 8 गो टाइप का मैरिज है। 8 को ब्याह करने नहीं बोला गया है, तुम ब्याह करने मत चले जाना कि 8 को ब्याह कर लिए, है कि नहीं। यहाँ ये को नहीं संभलता है 8 को ब्याह करे चले जाओगे। 8 टाइप का बस मैरिज का मेंशन है मनु स्मृति में। अब उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है कि एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैरिज, जैसे बोलते हैं हम उसको ब्रह्म, देव, अर्ष, प्रजापति। फिर 4 को ऐसा लिखा गया जो अनएक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ मैरिज है, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच। वैसे गंधर्व मैरिज तो खूब होता था पहले, है ना, इसके वजह से खूब बवालो होता था। आजकल भी जो लोग भाग के ब्याह कर लेते वो गंधर्व मैरिज में काउंट होंगे। ये वाला पहले प्रोहिबिटेड था, अनएक्सेप्टेबल था। तो 8 गो टाइप का मैरिज हो गया। ये रहा आंसर। बना कि नहीं बना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बना कि नहीं बना? आए ऐसा ही तैयारी करना है तुमको बीपीएससी का, यूपीएससी का, सारे एग्जामिनेशन का, है ना। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी में पूछे। ये बीपीएससी में पूछेगा, ये यूपी पीसीएस में पूछेगा, आसाम पीसीएस में पूछेगा, अरुणाचल में, यूपीएससी में, सब में पूछ सकता है। सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है। भोगपति, 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 किसका पति? भोगपति। अब यहाँ पे भोग मतलब खाने वाला भोग नहीं है। एक्चुअली जो गुप्ताज का रूल चलता था ना, गुप्त रूलर जो थे, अगेन यहाँ पे गुप्ता जी वाला गुप्ताज नहीं है। ये गुप्त रूलर्स को हम अंग्रेजी में ये लगा देते तो गुप्ताज बन जाता है। तो जो गुप्त रूलर्स हैं और उनके बाद जो फिर आएंगे, उसके टाइम में इनकी टेरिटोरी जो थी ना बाबू, वो ऐसे डिवाइड की जाती थी। जैसे सबसे पहले प्रोविंस आता था, तो प्रोविंस को क्या इन्होंने बना दिया? भुक्ति बुलाते थे। याद रखना, ये सब खुद अपने आप में एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। प्रोविंस सबसे बड़ा यूनिट आज के स्टेट के जैसा, इसको भुक्ति बुलाएंगे। फिर उसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट, जैसे तुम लोग हो गए अलग अलग जिला के डिस्ट्रिक्ट, उसको क्या बुलाएंगे? विषय। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, बीपीएससी में पूछा जाएगा आगे भी, विषय। फिर उसके बाद आएगा विट्ठी। विट्ठी बोले तो सब डिस्ट्रिक्ट वाला पार्ट हो गया। और फिर उसके बाद आएगा ग्राम। ग्राम मतलब विलेज, ये तो तुमको पता ही है। तो यही भुक्ति के अलग अलग ऑफिसर होते थे। जैसे जो भुक्ति का इंचार्ज होता था ना, भुक्ति माने प्रोविंस का, तो जो भुक्ति का इंचार्ज है उसको उपारिका बुलाते थे। याद रखोगे कि नहीं? क्या बुलाते थे? उपारिका। और ये जो भुक्ति है ना बाबू, इसका भी ना सब डिवीजन होता था। तो जब भुक्ति का सब डिवीजन होगा तो उसको क्या बुलाएंगे? भोग। भुक्ति माने प्रोविंस, और उसका सब डिवीजन होगा, उसको बुलाएंगे भोग। भुक्ति के हेड को बुलाएंगे उपारिका, और भोग का जो हेड होगा उसको क्या बुलाएंगे? भोगपति। और आंसर क्या हो जाएगा ऐसे हमारा? ए। कहे कि भाई डिस्ट्रिक्ट का जो हेड है, विषय का जो हेड है, वो विषयपति कहलाएगा, ठीक है। ग्राम का जो हेड है वो ग्रामिका कहलाएगा। तो ऐसे तुमको इस क्वेश्चन से, इस वाले पीवाईक्यू से गुप्त के टाइम का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 गो क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग, 10 का दम करेंगे सलमान भाई की तरह। हु वाज कॉल्ड क्षेत्रपुत्र? एंशिएंट इंडिया में क्षेत्रपुत्र किसको बुलाते थे? ये सब क्वेश्चन बीपीएससी को पूछने में बड़ा मजा आता है, पहले पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा, एंशिएंट हिस्ट्री का है। क्षेत्रपुत्र किसको बुलाते थे? तो देखो अब क्या है कि जो चाइल्ड, जिनका जो जन्म होता था, बच्चा लोग का जो जन्म होता था, उसको भी ना 12 गो कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। जो सन का जन्म हो रहा है, पुत्र का जन्म हो रहा है, उसको 12 कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। और वो कैटेगरी में से एक कैटेगरी है क्षेत्रज पुत्र और क्षेत्रपुत्र। ये क्षेत्रज पुत्र और क्षेत्रपुत्र कहने का मतलब कि सपोज एक पति पत्नी है ना, एक जोड़ा है, और वहां पे पति के डेथ के वजह से या पति के नपुंसकता के वजह से पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा है, तो एक सिस्टम अलाउ होता था कि पत्नी अपने पति के सहमति से, किसी दूसरे के आशीर्वाद से या किसी दूसरे से बच्चे को गर्भ धारण कर सकती है और बच्चा उत्पन्न कर सकती है। ये जो बच्चा उत्पन्न होगा उसको ही हम क्या बोलेंगे? क्षेत्रज पुत्र। तो आंसर क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा अ सन बॉर्न ऑफ नियोग सिस्टम। डी आंसर, कि नियोग सिस्टम से जिस बच्चे का जन्म हुआ, कि जब या तो पति की डेथ हो गई थी या पति नपुंसक था, मतलब इंपॉर्टेंट था, तो अपने पति के ही परमिशन से, मतलब डेथ हो गई है तो फिर तो क्या परमिशन लेंगे, जब इंपॉर्टेंट है तो पति के परमिशन से ही, किसी क्लोज रिलेटिव से या किसी सेज के आशीर्वाद से जब बच्चे का जन्म होगा, जब गर्भधारण होगा, तो वैसे बच्चे को क्या बुलाया जाएगा? क्षेत्रज पुत्र। इसके अलावा और भी कई टाइप के कैटेगरीज मेंशन थे। जैसे एक पुत्र है औराज, औराज पुत्र, ये सेम है, मतलब कि एक दंपत्ति है, उसकी शादी हुई,
एक दंपत्ति है, इन दोनों के बीच से, इन दोनों के संबंध से जिस बच्चे का जन्म हुआ उसको हम क्या बुलाएंगे, जो लेजिटिमेट चाइल्ड यहां पर हो जाएगा उसको हम क्या बुलाएंगे, औराज। और क्षेत्रज क्या हो जाएगा, जब पति पत्नी के संबंध से बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तो पत्नी पति के परमिशन से, या पति की डेथ हो चुकी है तो फिर अपने घर वालों के परमिशन से नियोग विवाह से या नियोग संबंध से जब बच्चा पैदा करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रज पुत्र। ठीक ना। अच्छा टफ क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स, लेकिन आज के बाद से अब तुमसे बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट्स अशोका सेज अबाउट द रिस्पेक्ट ऑफ अदर रिलीजन टू। मतलब इनमें से कौन से रॉक एडिक्ट में अशोक ये बोल रहा है कि भैया दूसरे धर्म का भी सम्मान करना चाहिए। ये बात अशोक कब का बोल के चले गया, हमारे आज के राजा लोगों को अभी भी समझना चाहिए कि नहीं। कौन से रॉक एडिक्ट में, आंसर क्या होगा, 12th। टोटल कै गो अशोक का मेजर रॉक एडिक्ट है, बताना जरा। जब तक हम यहां लिख रहे हैं तुम बताओ, टोटल कै गो अशोक का मेजर रॉक एडिक्ट है, 13 गो। बहुत बढ़िया, गलत जवाब। टोटल कै गो है, 14 गो है। हालांकि जो 14th नंबर वाला है ना उसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं है, उसमें बस शुरू के जो 13 रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट, उनका इंफॉर्मेशन मेंशन्ड है। बट टोटल नंबर कितना हो गया, 14। सबसे इंपॉर्टेंट वाला जैसे 13 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ इंपॉर्टेंट है तुम बताओगे। हम आज खाली 12th वाले का बात करेंगे कि 12th वाले में मेंशन है, अशोक यहां पर बोल रहा है कि भाई दूसरे धर्म का भी सम्मान करो। और एगो काम करेंगे, एक रोज ना हम तुमको अशोक के मेजर रॉक एडिक्ट का ही क्लास करवा देंगे, 1 से लेके 13 तक का। 14th में बस इनका इंफॉर्मेशन मेंशन है, तो हम 1 से लेके 13 तक का पूरा क्लास तुमको करवा देंगे। टोटल वैसे 14 का रॉक एडिक्ट हो जाएगा, मेजर रॉक एडिक्ट। बुझे, यहां से आंसर मिल गया। तो बस आज के लिए यही था, ये 10 गो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पर ये 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुमको बहुत सारा चीज सीखने का मौका मिला। ये अगले बार जब एग्जामिनेशन में जाओगे तो ये 10 क्वेश्चन तुमको 20-25 क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये डायरेक्टली भी पूछ दिया तो वो भी बनाने में, है ना। अपकमिंग बीपीएससी के लिए हम लोग इसी तरह पीवाईक्यूज भी डिस्कस करते रहेंगे, बाकी टॉपिक भी डिस्कस करते रहेंगे, ताकि जब एग्जाम हो ना, तुम्हारा कब एग्जाम है, 26 जुलाई को ना, तो एकदम बेधड़क बिंदास धुरंधर के जैसा जाके एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।